हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा मैं आप लोगों से सजेशन चाहती हूँ कि क्या मैं इस एफएफ को यहीं पर रोक दूँ या फिर मैं इसे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि देखो, मुझे भी व्यूज़ चाहिए। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस एफएफ को नहीं देख रहे हैं। मैंने परसों इसका एक नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया था जो कि अभी तक ऑलमोस्ट 2K लोगों ने तक नहीं देखा है। तो यार, इसमें तो मुझे ही मतलब एक डिमोटिवेशन सी हो रही है कि कोई भी इसको पसंद नहीं कर रहा है तो मैं इसको क्यों चला रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं कंटिन्यू करूँ या फिर मैं इसको यहीं पे रोक दूँ। और मैं नेक्स्ट पार्ट तभी अपलोड करूँगी जब तक मेरे 2K प्लस एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाते। अगर एक दिन से ज़्यादा उनमें लगता है तो मैं इस एफएफ को यहीं पे छोड़ दूंगी और नेक्स्ट एफएफ में स्टार्ट कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरे इस डिसीज़न का आप सभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू ने जैसे ही सभी लोगों को ये बताया था कि उन्हें जिन सेक्ट से इन्विटेशन आया है जिन जिशन और मेंग्याओ के बर्थडे के लिए, तो यांग सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा खुश थे और साथ ही साथ लैन सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा वरिड थे इस बात से कि क्योंकि जो कि उनके क्रश हैं या फिर लैन वांगजी का जो हस्बैंड है वो तो ये सोच के खुश हो रहा है कि वो उधर जाएगा और वेंचाओ से फ्लर्ट करेगा, और इधर जैनचंग इस बात से खुश है कि उसका जो क्रश है जिससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है इस वक्त, उसको इम्प्रेस कर सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ कोई एक इंसान था जो बहुत ज़्यादा खुश था और वो बहुत साइलेंटली अपनी खुशी को अपने में ही इंजॉय कर रहा था, और वो कोई और नहीं, वो थी जैन यांगली और जिन जिशन। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी को भी इस बारे में बताया नहीं है, या फिर यूँ कहो कि वो बस एक सही टाइम आने का इंतज़ार कर रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप को सबके सामने लेके आने का, और वो बहुत जल्दी ही इस बात को सबके सामने रख भी देंगे, ऐसा उन लोगों ने सोचा भी है। और इसी के साथ वो लोग शादी के लिए भी अपने घर में बात करेंगे, इसके बारे में भी उन्होंने सोचा है। लगभग आधे घंटे के बाद जब उनका डिनर हो चुका था तो वो लोग अभी अपने अपने रूम्स में जा चुके थे। जिनको कल के लिए तैयारी करनी थी वो तैयारी कर रहे थे, और जिनको सोना था वो सो भी चुके थे। विंग और वांग जी फिर से एक ही रूम में थे, और जहाँ पे फिर से सीन यही था कि वांग जी एक कुशन में बैठे हुए विंग को देख रहा था, और विंग बड़े एक्साइटमेंट के साथ सारे के सारे कपड़े पैक कर रहा था, एक पोटली में उन्हें बांध रहा था। मतलब उन्हें 2-3 दिन तक वहाँ पे रहना था, लेकिन विंग ने तो मानो 6 से 7 ड्रेसेस ऐसे रख ली थी जो कि उसके वहाँ पे काम आने वाली थी। और वांग जी ने जब उससे पूछा कि वो इतनी सारी ड्रेसेस का क्या करेगा, तो विंग उसको बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आंसर करता है कि वो सुबह शाम अलग अलग ड्रेसेस पहनेगा और दिन में अलग अलग ड्रेसेस पहनेगा। तो इस पे वांग जी थोड़ा सा शॉक्ड होके विंग से पूछता है, आखिरकार तुमने मेरे सामने तो कभी ड्रेसेस चेंज नहीं की, मेरे लिए तो कभी तुमने ड्रेसेस चेंज नहीं की। सुबह से शाम तक तुम एक ही कपड़ों में रहते हो, और हो सके तो तुम तो अगले दिन भी उन्हीं कपड़ों में दिखते हो। अगर मैं तुम्हें कभी कभी फोर्स ना करूँ नहाने धोने के लिए तो तुम तो दिन भर नहाते तक नहीं हो, और आज आज तुम्हें दिन भर में 3-4 ड्रेसेस चेंज करनी है, आखिर ऐसा क्यों। तो विंग अपने आप को थोड़ा सा शीशे में देखते हुए बोलता है, मैं एक ब्यूटीफुल ओमेगा हूँ और मुझे खूबसूरत दिखने का पूरा पूरा अधिकार है। वांग जी उसको बोलता है, मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हें खूबसूरत दिखने का कोई अधिकार नहीं है, मैंने सिर्फ ये बोला कि तुम मेरे लिए खूबसूरत क्यों नहीं दिख सकते हो। तो विंग उसको बोलता है, तुम्हें जिसको खूबसूरत देखना था तुमने देख लिया, मुझे अब किसी और के लिए खूबसूरत बनना है, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। विंग अब अपनी हद पार कर रहा था, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं वांग जी को बहुत अजीब सा फील करा रही थी कि आखिरकार उसके होते हुए विंग ये सब कुछ कैसे बोल सकता है। लेकिन वो कुछ बोलता है इससे पहले ही विंग ने रूम्स में जितनी भी कैंडल्स जल रही थी उन्हें बुझाते हुए चुपचाप बेड में जाके सो चुका था। लेकिन आज वांग जी ने सोच लिया था कि वो नीचे तो नहीं सोएगा, और उसने विंग के बगल पे जाके जबरदस्ती बेड में कब्जा करते हुए वो भी सो चुका था। विंग ने अपना पूरी कोशिश तो की वांग जी को आज भी बेड से बाहर निकालने की, लेकिन वांग जी विंग से इतना स्ट्रांग तो था ही कि वो विंग पे कंट्रोल कर सकता था। और चुपचाप विंग ने भी लास्टली हार मानते हुए अपने आप को टर्न किया, वांग जी की तरफ अपनी पीठ मुड़ाई और चुपचाप सो गया। अगले दिन शाम के टाइम पे सभी लोग जिन सेक्ट में पहुंच चुके थे, दिन भर के इस यात्रा के द्वारा वो लोग बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे, क्योंकि आज उन्होंने अपने शॉर्ट्स का यूज़ नहीं किया था।
जिन सेक्ट में पहुंचने के लिए। इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे, क्योंकि उन्होंने कभी कभी पैदल यात्रा भी की थी और साथ ही में उन्होंने नाव में बैठ के भी अपनी यात्रा को कंप्लीट किया था। इसी के साथ शाम का समय भी निकल चुका था और लगभग जिन सेक्ट, लायन सेक्ट, निये सेक्ट और वैन सेक्ट के सभी लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। छोटे सेक्ट के लोग अगले दिन ही वहाँ पे आने वाले थे, लेकिन इन 4 बड़े कबीलों को, यानी कि बड़े जो सेक्ट थे, उनको वहाँ पे स्पेशली पहले दिन ही बुला लिया गया था ताकि उन लोगों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सके। जैसे ही जैंग सेक्ट के साथ लैन ब्रदर्स भी वहाँ पे पहुँचे तो सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पे पहुँच गए। लैन सेक्ट के लोग पहले ही वहाँ पे पहुँच चुके थे और लैन सेक्ट में ही राजा भी था, यानी कि लैन वांगजी और लैन सिचेन दोनों के ही फादर इस वक्त सभी सारे के सारे सेक्ट पे रूल कर रहे थे, वही उन सभी के राजा थे। तो वो वहाँ पे पहले ही पहुँच चुके थे, जिनका वेलकम भी बहुत आदर सत्कार के साथ हुआ था। इस वक्त लैन वांगजी और लैन सिचेन दोनों ही प्रिंस थे और लैन सिचेन तो क्राउन प्रिंस थे, तो उनका भी वहाँ पे बहुत 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 बढ़िया तरीके से वहाँ पे उनका स्वागत हुआ था। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचे थे, वैसे ही म्यान म्यान आके फिर से वांगजी के बगल में खड़े होके उससे थोड़ा सा क्लिंजी होते हुए, यानी कि चिपक के, क्लिंजी का मतलब होता है चिपकू टाइप, तो उससे थोड़ा सा क्लिंजी होते हुए वो उससे पूछती है, लान वांगजी तुम यहाँ पे आ गई, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा रूम एग्जैक्ट वैसे ही प्रिपेयर करवा दिया है जैसे कि तुम्हें पसंद है। तभी विंग वांगजी के बगल में आते हुए उसके हाथ को म्यान म्यान के हाथ से छुड़ाता है और बोलता है, क्या बात है, तुम्हें तो लान वांगजी की चिंता इतनी ज़्यादा है कि तुम मुझे भूल ही गई। क्या तुम भूल गई हो कि मैं उसका हस्बैंड हूँ और उस रूम पे मैं भी रहने वाला हूँ? क्या तुम ये नहीं जानना चाहती थी कि मेरी किस चीज़ में रुचि है? क्या मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है तुम नहीं जानना चाहती थी? क्या तुमने मेरे लिए कोई भी तैयारियाँ नहीं की हैं? तो म्यान म्यान आंसर करते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स जो लान वांगजी को पसंद होगा तो तुम्हें पसंद आएगा ही ना। आखिरकार लान वांगजी की पसंद ही इतनी अच्छी है कि हर किसी को पसंद आ जाती है। विंग इस पे थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलता है, हाँ वो फीका सा, हर एक चीज़ इतना फीका फीका होता है, किसको पसंद आएगा? मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और अगर तुम चाहती हो ना कि वो रूम मुझे भी पसंद आए तो तुम्हें कुछ ना कुछ तैयारियां तो करनी ही चाहिए। वांगजी नहीं चाहता था कि इस जगह पे जहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा काम है, वहाँ पे कुछ और लोग इस बात पे बिजी हो जाए कि विंग की किस चीज़ में रुचि है, क्या उसको पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, क्या उसको चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसकी वजह से उसका रूम का हुलिया फिर से अलग कर दिया जाए, जहाँ पे उन्हें कहीं बहुत ज़्यादा टाइम तक रहना भी नहीं है। कुछ 2 या 3 दिन उन्हें उस रूम में रहना है, तो तब तक तो विंग एडजस्ट कर ही सकता है, और अगर नहीं भी कर पाएगा तो मैं उसके लिए वो सारी चीज़ें कर ही दूंगा। इस बात को वांगजी सोचता है कि वो खुद ही हैंडल कर लेगा, इसलिए वो म्यान म्यान से बोलता है, कोई बात नहीं, हम दोनों वहाँ पे मैनेज कर लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि तुमने जो भी प्रिपरेशंस की होंगी वो बेस्ट होंगी। वांगजी के मुंह से ये सेंटेंस बाहर निकला ही था कि तभी विंग के आंखों में भी गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे आसानी से देखा जा सकता था कि इस वक्त वांगजी की, मतलब वांगजी के लिए जो गुस्सा विंग की आंखों में है ना, कोई नॉर्मल गुस्सा नहीं है। अगर इस वक्त विंग और वांगजी अकेले होते तो शायद वो उस पे ना पता नहीं किस टाइप का गुस्सा निकालता, अपने मुंह से बाहर निकालता या किसी पिलो को फेंक के उसको मारता या फिर उसके बाल नोचता या क्या करता, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन इस वक्त वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिनके सामने विंग ने अपनी इज्जत के साथ साथ अपनी फैमिली की इज्जत के साथ साथ अपने इन लॉज की इज्जत भी बचानी थी। इसलिए उसने सिर्फ वांगजी को एक शार्प गेज के साथ देखा। तो वांगजी बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज़ वहाँ पे प्रिपेयर कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। वांगजी ने जैसे ये सब कुछ बोला तो विंग ने उसको आंसर करते हुए बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि गोसुलैंड के प्रिंस को मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत पड़े। ऐसा कहते ही वो वांगजी से अलग होके किनारे पे खड़ा हो गया। वांगजी विंग के पीछे जा पाता या फिर उसके करीब जा पाता, इससे पहले ही म्यान म्यान बीच में टपक पड़ी थी, यानी कि वो फिर से वांगजी से बातें करने लगी थी। विंग के अलावा अगर वांगजी किसी से इतने ओपनली या इतनी फ्रेंडली बात करता था तो वो सिर्फ म्यान म्यान ही थी। म्यान म्यान के अलावा और किसी से वो अच्छे से बात नहीं कर पाता था, या फिर यूँ कहो कि खुल के बात नहीं कर पाता था। लेकिन म्यान म्यान भी एक ओमेगा ही थी, जिसकी वजह से विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। विंग नहीं चाहता था कि लान वांगजी उससे बिल्कुल भी बात करे। आखिरकार एक जेलस वाइफ, ये एक नॉर्मल सी बात है, हर किसी को अपने पार्टनर को लेके जेलसी तो होती ही है, चाहे वो अल्फा है या ओमेगा। इसका जेलसी किसी स्पेशल पर्सन के अंदर नहीं होती है।
विंग ने जैसे ही देखा कि वांग जी उसको मनाना छोड़ के फिर से म्यान म्यान से बात करने लगा है, तो उसने ठान लिया कि अब तो वो उसे नहीं मानने वाला है। जिन सेक्ट के सभी मेंबर्स वहाँ पे खड़े थे, सभी जैंग सेक्ट के मेंबर्स का स्वागत करने के लिए वहाँ पर आए थे, लेकिन जैसे ही वो अंदर जा पाते इससे पहले ही वहाँ पे वेंस भी पहुँच चुके थे। और वेंस के आते ही जिन्स ने उन्हें भी ग्रीट किया और उन्हें भी पूरे सम्मान के साथ स्वागत करने लगे। स्वागत करते ही वो लोग भी गेट के अंदर एंटर कर चुके थे। जैसे ही वो लोग अंदर आए तो वैन चाओ की नज़र डायरेक्टली विंग पे पड़ी, जो कि इस वक्त वांग जी से अलग था। वैन चाओ वांग जी से थोड़ा सा डरता था, लेकिन वो विंग के पीछे बड़ा लट्टू हुआ पड़ता था। वो विंग पे बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग यूज़ करता था, ताकि ज़्यादा कुछ ना सही शादी वादी तो अब उनकी हो नहीं सकती है, प्यार व्यार का कनेक्शन भी अब हो नहीं सकता है, लेकिन एटलीस्ट विंग के तरह ही वो भी फ्लर्टर था, तो उन दोनों की जम जरूर सकती है। ये सोच के वो विंग पे बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग यूज़ किया करता था। इधर वैन चाओ की नज़र डायरेक्टली विंग पे पड़ी और जैन चैंग की नज़र डायरेक्टली वैन किंग पे पड़ी। जैसे ही उसने वैन किंग को देखा तो वो फुदकते हुए वैन किंग के पास आ गया। वैन किंग जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर होने के साथ साथ वो एक अल्फा भी थी, जिसकी वजह से जैन चैंग का उसे पसंद करना तो स्वाभाविक था, और वो उसको पसंद करता था ये बात तो अलग है, साथ ही साथ वो ये भी चाहता था कि वैन किंग भी उसे पसंद करे। भले ही वो बात अलग है कि वैन किंग ने अपने स्ट्रिक्ट नेचर के अलावा उसको आज तक कोई भी अफेक्शन नहीं दिखाए हैं। दूसरी तरफ एक और इंसान था जो इस वक्त लान वांग जी को बहुत प्यार से देख रहा था। वो कोई और नहीं वैन सू था, यानी कि वैन रोहान का बड़ा बेटा, जो कि एक ओमेगा है। वो लान वांग जी को बहुत प्यार से देख रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लगभग सेम एज के थे, जैसे कि विंग, जैन चैंग, वैन किंग, वैन चाओ, लैन वांग जी और नियो हेसांग, ये सभी सेम एज के थे। निये मिंगजू और लैन सिचेन दोनों ही सेम एज के थे, और जिन जिशन और मेंग याओ इन सभी से, यानी कि लैन वांगजी और विंग के सेम एज में जो आ रहे हैं, वो उनसे थोड़ा बहुत ही बड़े थे, यानी कि 6-7 महीने ही बड़े होंगे। इसलिए उनकी जो पढ़ाई हुई थी वो विंग वाले बैच में ही हुई थी, और तभी ये लोग जैन यांगली से भी मिले थे, जो कि जैन यांगली जैन चैंग और विंग से ऑलमोस्ट 1 साल बड़ी थी। इसलिए वो उन्हीं के साथ गोसुलैन गई थी पढ़ाई के लिए। लेकिन जो वैन सू था वो इन लोगों से 1 साल पहले ही वहाँ पे पढ़ाई करने आ गया था, क्योंकि ये उन लोगों से 2 साल बड़ा था, इसलिए उसको वहाँ पे पहले आना भी बनता था। और जैसे ही वो वहाँ पे आता है तो वो लैन वांगजी को देखता है, और वो ये महसूस कर चुका था कि लैन वांगजी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है। उसके फेरामोन्स, उसकी सेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव भी थी, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो भी गया था। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्रश था उसको लान वांगजी के ऊपर। वो चाहता भी था कि लान वांगजी पे वो एक बार ट्राई करे, लेकिन उसके साई नेचर की वजह से, मतलब वो हमेशा शर्माता रहता था, जिसकी वजह से वो कभी बोल नहीं पाया, और वो बोल पाता इससे पहले ही विंग और वांगजी की शादी हो चुकी थी। जंग ब्रदर्स अब सीधे वैन सिवलिंग्स के पास जाने लगे थे, जहाँ पे जाके जैन चैंग ने डायरेक्ट वैन किंग से बात करना स्टार्ट किया, और विंग ने वैन सू और वैन चाओ से बात करना स्टार्ट किया। वैन चाओ को तो एक बहाना चाहिए था विंग से बात करने का, और उसको वो बहाना मिल भी चुका था, और वो भी बहुत अच्छे से अब बातें करने लगा था। दूसरी तरफ लान वांगजी था, जो कि म्यान म्यान से बात करने में बिजी था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि विंग अपनी जगह से चल के सीधे वैन सेक्ट की तरफ जा रहा है, तो उसको भी मतलब बहुत अजीब सा अंदर फील हो रहा था कि यार ये क्यों जा रहा है, इसको तो रुक जाना चाहिए। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, वो खुद यहाँ पे म्यान म्यान से बात कर रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है विंग और भी ज़्यादा भड़क गया होगा। और अगर विंग इस वक्त उसको मना भी किया जाए तो शायद हो सकता है वो सबके सामने तमाशा करते, इसलिए लान वांगजी ने उससे कुछ नहीं कहा। हालांकि वो अच्छे से समझ रहा था कि इस सब में कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर वो खुद म्यान म्यान से थोड़ा दूर रहेगा तो विंग खुद ब खुद उसके पास आते जाएगा, लेकिन वो अपनी फ्रेंड से भी तो ये नहीं कह सकता था ना कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे बात मत करो, तुम्हारी वजह से मेरी मैरिटल लाइफ इफेक्ट हो रही है। वो कैसे बोल देता, इसलिए वो बेचारा चुपचाप म्यान म्यान से बात कर रहा था। दूसरी तरफ विंग और वैन चाओ बहुत हंस हंस के बात कर रहे थे, और वैन चाओ और विंग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग भी कर रहे थे। दूसरी तरफ जैन चैंग था, जो कि वैन किंग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, उसके सामने स्वीट स्वीट से फेस बना रहा था, बहुत हंस हंस के बात कर रहा था। लेकिन
वैन किंग की नज़रें किसी और को ढूंढ रही थी। वहाँ पे वो किसी और को देखना चाह रही थी और उसको अभी तक वो इंसान दिखा नहीं था जिसको वो ढूंढ रही थी, क्योंकि वो इंसान कहीं और ही बहुत ज़्यादा बिजी था। जैन चैंग जो कि अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, उसे रिटर्न में मिल रही थी तो बस हाँ ऐसे रिप्लाईज, और वो भी बहुत कोल्ड फेस के साथ। उसको तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि उसके क्रश के सामने वो इतनी ज़्यादा कोशिश करेगा और उसको रिप्लाई में इतने बोरिंग से आंसर सुनने को मिलेंगे। सभी लोगों को जिन सेक्ट ने वेलकम किया और अंदर भी ले गया, और लगभग नाइट का समय भी हो चुका था, तो अब खाना खाने का भी टाइम हो चुका था। सभी लोग फ्रेशन अप होके डाइनिंग एरिया में पहुंच भी चुके थे। आज बहुत बड़ा हॉल जहाँ पे खाना उन लोगों ने खाना था, उस हॉल को प्रिपेयर किया गया था और सभी लोग बैठ के आराम से खाना भी खाने लगे थे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे थे। जहाँ पे यंग जनरेशन थी उनके लिए अलग साइड थी, जो ओल्ड जनरेशन थी उनके लिए अलग साइड थी। वो सभी लोग अपनी अपनी जनरेशन के साथ, अपने अपने टीम्स के साथ खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और इनका ये टाइम भी यहाँ पे निकल ही चुका था और लगभग सभी लोग अपने अपने रूम्स में जा चुके थे। आज विंग बिल्कुल मूड में नहीं था कि वो लान वांग जी से थोड़ा सा भी बहस करे, इसलिए वो जाके चुपचाप सो चुका था। दूसरी तरफ लैन सिचेन था, जो ये देख देख के अपना खून जला रहा था कि कैसे जैन चैंग वैन किंग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वैन किंग थी जो अपना खून ये देख देख के जला रही थी कि जो उसका पार्टनर होने वाला है, जिससे वो प्यार करती है, वो किसी और के साथ बड़े मज़े से बात कर रहा था। और बात ही नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा क्लिंजी भी हो रहा था। उसको तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आ रहा था उसको यूँ टच करना, उसके लिए खाना सर्व करना, उससे इतने प्यार से बात करना। वो तो चाहती थी कि वो अभी उठे और अपने प्यार का हाथ पकड़े, वहाँ से घसीटते हुए लेके जाए और किसी रूम में जाके बहुत अच्छे से उसको पनिशमेंट दे। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसने भी अपनी फैमिली में कुछ भी नहीं बताया था और वैन किंग ने भी अपनी फैमिली को बताया भी था, तो भी उसने सिर्फ ये बताया था कि वो किसी को पसंद करती है। उसने ये नहीं बताया था कि वो कौन है, किस सेक्ट को बिलोंग करता है। अगली सुबह हो चुकी थी, जो जन्मदिन का समारोह था वो भी शुरू हो चुका था। धीरे धीरे सभी लोगों का आना भी शुरू हो चुका था। वैन सेक्ट में से एक मेंबर का आना भी रह चुका था, 2 लोगों का आना भी रह चुका था। वो भी सुबह सुबह वहाँ पे पहुँच चुके थे। वैसे तो वैन जूलियो यहाँ पे पहले ही आने वाला था, लेकिन कुछ काम की वजह से वो बेचारा वहाँ पे नहीं आ पाया, इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगा वहाँ पे आने के लिए। दूसरा इंसान जो उसके साथ आने वाला था वो एग्जैक्टली वैन सेक्ट से तो नहीं था, लेकिन हाँ वो वैन सेक्ट के लिए काम जरूर किया करता था, और वो था यू चैंग वहाँ पे वैन जूलियो के साथ आया था और आते ही वो सभी अपने सेक्ट के मेंबर्स के साथ जा चुके थे। सभी लोग अभी अपने अपने सेक्ट के मेंबर्स के साथ बैठे हुए थे, लेकिन कुछ ही देर में वो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि यंग जनरेशन अलग रहेगी और ओल्ड जनरेशन अलग रहेगी। यानी कि उन लोगों को छूट दी गई थी, जो जिसके साथ बैठना चाहता है, जो जिससे बात करना चाहता है, वो आसानी से कर सकता है। और ऑफकोर्स सी बात है, हम जो बच्चे टाइप होते हैं वो बुड्ढों के बीच में क्या ही कर लेंगे, और बुड्ढे किसी बच्चे के साथ जाके क्या कर लेंगे। छोटे सेक्ट के बीच लगभग सभी लोग आ चुके थे, लेकिन अभी तक फिर भी समारोह शुरू नहीं किया गया था। और जैसे ही वैन रोहान ने जिन गंगशान से ये पूछा कि अभी तक समारोह शुरू क्यों नहीं हो रहा है, तो जिन गंगशान आंसर करते हुए बोलता है कि एक्चुअली वो अभी और किसी 2 मेंबर्स के आने का वेट कर रहे हैं। तो इस बात पे वो पूछते हैं कि यहाँ पे और कौन आने वाला है, तो क्लैन लीडर जिन आंसर करते हुए बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ पे किसी और को भी इनवाइट किया है। एक्चुअली उन्हें तो पहले दिन ही इनवाइट कर दिया गया था, लेकिन वो यहाँ पे जल्दी नहीं आ पाए और उन्होंने हमें सूचना दी है कि वो आज यहाँ पे ज़रूर पहुँच जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके लिए भी हमें ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा कहते ही वो सभी से बोलता है कि कृपया कुछ टाइम इंतज़ार करें, बहुत जल्दी ही समारोह शुरू हो जाएगा। उसने सबको ग्रेट किया और माफ़ी भी मांगी इस बात के लिए कि इस समारोह में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन उसको माफ़ी मांगने की ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो लोग आ चुके थे। वो 2 लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। पहले उस रूम में, यानी कि उस हॉल में जिसकी एंट्री हुई थी, वो वाइट कपड़ों में था और बहुत
बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के लग रहा था कि वो एक ओमेगा है। और दूसरी तरफ कोई इंसान जो उसे दूर से देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, वो था सुयंग। और सामने से जो इंसान आया था वो था शाओ सिंचेन। लेकिन अपने प्यार को देख देख के जो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था, वो सुयंग के चेहरे से तो हंसी तब गायब हो गई जब उसने शाओ सिंचेन के पीछे एक और इंसान को आते हुए देखा, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा मस्कुलर उसकी बॉडी भी थी, बहुत एट्रैक्टिव बॉडी भी थी। और देखा जाए तो वो दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट लग रहे थे। और वो कोई और नहीं, सॉन्गलेन था। और जिसे देखते ही सुयंग के बस मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, ये कलमोहा मेरे प्यार को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। क्यों क्यों आखिर क्यों ये मेरे और मेरे प्यार के बीच में आ रहा है? इसे क्यों क्यों मेरे प्यार के पीछे पड़ना है? क्यों इससे दूर नहीं रहता? ऐसा कहते हुए सुयंग अपने दांत पीसने लगा था। दूसरी तरफ सॉन्गलेन और शाओ सिंचेन जो अभी अभी उस हॉल में एंटर किए थे, उन्होंने वहाँ पे सभी एल्डर्स को बो डाउन किया और वहाँ पे देर से पहुँचने के लिए माफ़ी भी मांगी। और सभी ने उनसे ये कह के उन लोगों की माफ़ी एक्सेप्ट कर ली कि कोई बात नहीं, तुम लोगों ने बहुत दूर से आना था। इसके बाद वो दोनों ही उस साइड को देखते हैं जहाँ पे यंग जनरेशन के लोग बैठे हुए थे। दूसरी तरफ शाओ सिंचेन था जिसकी नज़र किसी को ढूंढ रही थी, और वो कोई और नहीं, वो था सुयंग। लेकिन सुयंग को ये नहीं पता था कि शाओ सिंचेन की नज़रें जिसे ढूंढ रही है वो खुद हो सकता है। दूसरी तरफ सॉन्गलेन की नज़रें भी किसी को ढूंढ रही थी, और वो कोई और नहीं, सुयंग के बगल में बैठा हुआ वेन जूलियो था, जो कि एक था तो ओमेगा, लेकिन वो इतना स्ट्रांग था कि उसको अच्छे खासे अल्फा तक पछाड़ नहीं पाते थे। कल्टीवेशन में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन आखिरकार है तो एक ओमेगा ही, और उसको ले जाने वाला भी कोई ना कोई अल्फा ही होगा। तो यहाँ पे हमारा सॉन्गलेन जो है ना, वो वेन जूलियो को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एक पल के लिए, लेकिन अगले ही पल उसको ये भी महसूस हो रहा था कि वो इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पे आके वो अपने प्यार को आगे नहीं बढ़ा सकते, और ना ही उनको ये शोभा देता है कि किसी और की दावत में आके वो अपना चक्कर किसी और के साथ चला रहे हों। इसलिए उन दोनों ने ही अपने फेस को फिर से मेंटेन किया और उस तरफ बढ़ने लगे जिस तरफ उन लोगों के लिए जो सीट बची हुई थी वहाँ पे बैठने के लिए। दूसरी तरफ निये मिंगजू और लैन सिचेन दोनों ही एक साथ बैठे हुए थे। वो दोनों ही आज निये मिंगजू जो था ना, वो लैन सिचेन से कुछ ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहा था, और उसके पास उसका रीज़न भी था। लेकिन लैन सिचेन को तो इस वक्त सिर्फ जेन चेंग पे ही ध्यान था, और वो चाहता था कि किसी भी तरीके से कोई भी इंसान आके उसकी हेल्प कर दे ताकि वो उसको मतलब इम्प्रेस कर सके। और वो इस वक्त निये मिंगजू से एडवाइसेस ले रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे जेन चेंग इम्प्रेस हो जाए। और निये मिंगजू अपने मन में सोच रहा था, तुम्हारी हेल्प करूं? क्यों करूं तुम्हारी हेल्प? तुम मेरे प्यार के दुश्मन, तुम्हारी वजह से महंगा मुझे भाव नहीं देता। तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? मैं तो कहता हूं कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार कभी ना मिले। वो अपने मन ही मन में लैन सिचेन को कर्ज कर तो रहा था, लेकिन तभी उसको याद आता है, क्या अभी अब इसने क्या बोला? ये महंगाओं को पसंद नहीं करता, ये जेन चेंग को पसंद करता है। ओह माय गॉड, इससे अच्छी बात तो मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। वो हंसते हुए अब जेन चेंग की तरफ देखता है, बोलता है, तुम्हारे प्यार को तुम्हें दिलाने के लिए मुझे दुनिया भी उथल पुथल करनी पड़ी ना, मैं ज़रूर कर दूंगा। बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी हेल्प हो सके? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। वो इतना एक्साइटेड हो चुका था ना कि मानो उसको ये खबर मिलते ही वो यहाँ पे नाचने को तैयार था। लेकिन वो बेचारा क्या कर सकता था, क्योंकि वो इस वक्त अपने घर में नहीं था जो कि बेसुध नाच दे। इसलिए उसने अपने आप को कंट्रोल तो किया था, लेकिन उसकी बातों से उसकी खुशी साफ जाहिर हो रही थी। लैन सिचेन को लगता है कि शायद वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, और उसके इस बात को जानने के बाद कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है आज किसी के प्यार में पड़ गया है, इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन निये मिंगजू तो इस बात से खुश था कि उसका प्यार जिसे को प्यार करता है वो किसी और से प्यार करता है। लेकिन निये मिंगजू ये नहीं जानता था कि जिसको वो प्यार करता है वो किसी और से प्यार करता है। निये मिंगजू उसको पूरी श्योरिटी देता है कि वो जो कुछ भी कर सकता है वो सब कुछ करेगा। तुम्हारे प्यार को तुम्हें दिलाने के लिए मैं हर एक चीज़ कर जाऊंगा, जो भी
मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए और तुम्हारे प्यार को तुम्हें दिलाने में जो भी मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं ज़रूर करूँगा। और मन ही मन में उसके लड्डू फूट रहे होते हैं कि अगर निये मिंगजू का दिल टूट जाए, उसे ये पता चल जाए कि लैन सिचेन उसे पसंद नहीं करता, तो अब कौन सी बात है, उस वक्त मैं ही उसका हीरो बन के जाऊँगा और उसको अपनी बाहों में लूँगा, बहुत प्यार से उसको समझाऊँगा, उसे ये आश्वासन दिलाऊँगा कि मैं उसके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, हमेशा उसके सुख दुख में उसका साथ दूंगा और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। निये मिंगजू अपने ख्याली पुलाव पकाना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वहाँ पे समारोह भी शुरू हो जाता है। जिन जिशन और मैंग याओ सभी को बो डाउन करते हुए, सभी का आशीर्वाद लेते हुए, सभी से शुभकामनाएं पाने के बाद वो भी यंग जनरेशन के उस साइड में आ चुके थे जहाँ पे स्पा के सभी लोग बैठे हुए थे। जिन जिशन और जैन यांगली दोनों ही आसपास बैठे हुए थे और एक दूसरे को देख के बहुत मुस्कुरा भी रहे थे। तभी जैन यांगली अपने इनर पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है, वो चुपके से जिन जिशन को दे देती है। दूसरी तरफ मैंग याओ था जो कि बहुत सेडक्टिव चाल में इस वक्त लैन सिचेन की तरफ बढ़ रहा था और उसके बगल में जाके और डायरेक्टली उससे पूछता है, आप कैसे हैं सिचेन? सिचेन भी मुस्कुरा के आंसर करता है, मैं बहुत अच्छा हूँ और तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंग याओ शर्माते हुए बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद फिर से मैंग याओ एक सडेक्टिव वे में लैन सिचेन को ड्रिंक ऑफर करने लगता है और लैन सिचेन भी बड़े प्यार से उससे ले लेते हैं। निये मिंगजू जो कि इस वक्त मैंग याओ को देख देख के अपना खून जला रहे थे, तो वहीं मैंग याओ लैन सिचेन को देख के बड़ा खुश था। लैन सिचेन इस वक्त जैन चेंग को देख देख के अपना खून जला रहे थे, तो जैन चेंग इस वक्त वैन किंग को देख देख के बड़ा खुश था। लेकिन वैन किंग भी इस वक्त किसी को देख के बहुत ज़्यादा जल रही थी और वो थी म्यान म्यान, जिसे देख के उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। कल से जब से वो यहाँ पे आई है उसने उससे बात करने की कोशिश तक नहीं की है और वो इस वक्त वो लान वांगजी से बात करने में बिजी है। क्या उसको इस वक्त उसके पास नहीं होना चाहिए था? क्या वो उससे बात नहीं कर सकती थी? क्या उसके बगल में बैठ नहीं सकती थी? आखिरकार अभी तो हमें छूट दी गई थी ना, कोई भी किसी के पास भी जाके बैठ सकता था, लेकिन नहीं, उसको तो जाके लान वांगजी के बगल में बैठना था और वो इस बात से अपना खून जला रही थी। दूसरी तरफ म्यान म्यान थी जो कि लान वांगजी पे बात करने पे बड़ा मशरूब थी। उसे वैन किंग के बारे में कुछ भी उतना ध्यान ही नहीं आया था। हालांकि वो बात अलग थी कि वो दोनों भी एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर भी उसे इतना ध्यान नहीं आया कि उसने वैन किंग से बात करनी चाहिए थी। वैन किंग लान वांगजी से बात करने में बिजी थी और लान वांगजी विंग को देख देख के बहुत गुस्सा हो रहा था। विंग जो कि इस वक्त वैन चाओ से फ्लर्टिंग कर रहा था और वो फ्लर्टिंग ही नहीं कर रहा था, बहुत हंस हंस के उसके बात करना, उसको ड्रिंक ऑफर करना, उसकी ऑफर की गई ड्रिंक पीना और न जाने क्या क्या ऐसी चीज़ें कर रहा था जो कि वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ एक और लव ट्रायंगल चल रहा था। वैसे ये ट्रायंगल तो नहीं है, ये एक चेन बनते जा रही है और इस साइड भी कुछ अलग नहीं था। सु यांग इस वक्त शाओ सिनचेन को देख रहा था। शाओ सिनचेन सोंगलैन से बात करने में बिजी था। सोंगलैन वैन जूलियो को देख रहा था और वैन जूलियो की नज़र मैडम यू के अगल बगल खड़ी इंशु और चिंशु पे थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से उसे किसे चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग अल्फा थे और बहुत ज़्यादा तेज़ भी थे। देखा जाए तो वैन जूलियो को लग रहा था कि ये उसके लिए परफेक्ट हो सकती हैं, लेकिन वैन जूलियो भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन है, तो इसलिए उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों में से किसे चूज़ करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और इस लव चैन में से एक कौन किसकी जोड़ी बनेगी ये हम आगे जाके देखेंगे। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा और जो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया है उसका आंसर मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।